Integrate it. Add wins to your career. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इंटीग्रेटेड। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टिम्बर स्टार्ट कर दिया था और उसके जैसे प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर चल रहा था। तो प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर में हमने दो स्टेप्स कर लिए थे। फर्स्ट फेलिंग ऑफ टिम्बर एंड सेकंड वन इज कन्वर्जन ऑफ टिम्बर, सॉरी सीजनिंग ऑफ टिम्बर। अब हम लोग देखते हैं थर्ड जो है अपना कन्वर्जन ऑफ टिम्बर। अब कन्वर्जन ऑफ टिम्बर का मतलब क्या है कि अब हमें क्या है, टिम्बर को काम में लेने लायक बनाना है। क्या करना है, हमने पहले काट लिया पेड़ को, फिर उसको सुखा दिया। अब उसको अपने जैसे यूज है उस यूज के हिसाब से उसको सूटेबल शेप एंड साइज में कन्वर्ट करना, इट इज नोन एज कन्वर्जन ऑफ टिम्बर। द प्रोसेस ऑफ गिविंग डिजायर्ड शेप एंड साइज टू द टिम्बर सेक्शन इज रेफर्ड एज प्रोसेसिंग ऑफ, सॉरी यहाँ पर आएगा रेफर्ड एज, वैसा प्रोसेसिंग भी गलत नहीं, बट यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कन्वर्जन ऑफ टिम्बर, सूटेबल डिजायर्ड शेप एंड साइज टू द टिम्बर। अब इसको कैसे कैसे किया जा सकता है, मेथड्स। अब इसको जो कटिंग के मेथड्स होते हैं उसको बोलते हैं शोइंग। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट वन इस चार मेथड है इसका, एक ऑर्डिनरी शोइंग, फिर क्वार्टर, फिर टेंजेंशियल एंड फिर रेडियल। तो सबसे फर्स्ट वन और सबसे इजीएस्ट जो है वो है ऑर्डिनरी शोइंग। अब इसमें क्या करते हैं, इससे पहले मैं ये आपको एक डायग्राम बताता हूँ। अब ये देखो इस पीपीटी में जो चारों के चारों जो है हमने चारों ही इस स्लाइड के अंदर देख लिए। अब ये देखो सबसे पहले ऑर्डिनरी शोइंग जो है इसमें हमने देखा था कि ये क्या था, पिथ था, ये हार्टवुड की एनुअल रिंग्स थी, तो ऐसे था। तो इसमें जो कट्स लगेंगे ये देखो, जैसे एनुअल रिंग्स ये है तो इसके टेंजेंशियल आ रहा है, इसके क्या आ रहा है, टेंजेंशियल आ रहा है। तो इसमें कट्स कैसे होते हैं, टेंजेंशियल टू एनुअल रिंग्स, टेंजेंशियल टू एनुअल रिंग्स, किसमें, ऑर्डिनरी शोइंग। अब देखो क्वार्टर शोइंग में सबसे पहले इसने क्या करा, इसको चार पार्ट्स में डिवाइड करा। आप देख रहे हो ये चार पार्ट्स में डिवाइड करा। चार पार्ट में डिवाइड करने के बाद कट्स लगाए और वो कट जो है आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बट एंगल शुड बी लेस देन 90 डिग्री, एंगल शुड बी लेस देन 90 डिग्री। क्या बोल रहा हूं मैं कि सबसे पहले हमें उसको क्वार्टर शोइंग में उसको चार पार्ट में डिवाइड करना है। एक वन क्वार्टर इज 1/4 ऑफ फुल, तो कईयों को तो बहुत अच्छे से पता होगा। तो इसके चार हिस्से हो गए, तो चार हिस्से के बाद हमें क्या करना है, इसको और कट्स लगाने हैं। तो जो भी हिस्से उनमें कट लगाने हैं और वो कट जो है एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, बट एंगल जो है शुड बी लेस देन या इक्वल टू 90 डिग्री, इससे ज्यादा एंगल नहीं होना चाहिए। ये होता है क्वार्टर शोइंग। इसके बाद जो आता है टेंजेंशियल शोइंग। अब टेंजेंशियल शोइंग में अब ये जो दोनों थे ऑर्डिनरी और क्वार्टर शोइंग, इन दोनों का क्या है, मिलान है, इन दोनों का क्या है, कह सकते हैं कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन कैसा कि टेंजेंशियल टू तो एनुअल रिंग्स होंगे, टेंजेंशियल टू एनुअल रिंग्स एंड कट्स जो होंगे, कट्स मीट एट राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री पे मीट करेंगे। ये देखो जैसे ये वाला कट है, ये देखो इस एनुअल रिंग के चारों तरफ जा रहा है, ये देखो ये, पर ये जो कट्स है आपस में कहाँ कितने पे मिले हुए, ऐसे 90 डिग्री पे। तो जितने भी एनुअल रिंग्स होंगे, ये देखो ये भी इसके टेंजेंशियल, बट ये आपस में कितने पे मिलते हैं, 90 डिग्री पे मिलते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है, टेंजेंशियल शोइंग में कट्स आर मेड टेंजेंशियल टू एनुअल रिंग्स एंड मीट्स या इंटरसेक्ट एट राइट एंगल और 90 डिग्री, लेकिन इसमें 90 डिग्री से कम। ठीक, इसमें 90 से ज्यादा भी हो सकता है, जरूरी नहीं 90, लेकिन इसमें जरूरी है 90 या 90 से कम, इसमें ज्यादा हो सकता है। ठीक है, इस बार जो लास्ट वन है रेडियल शोइंग। अभी तक हमने सब में क्या करा कि हमने जितनी इसमें, जैसे देखो ये अपने क्या होती थी, मेडुलरी रेज होती थी। ये देखो आप सब में देखो कि आपकी मेडुलरी रेज जो है वो कट हो रही, मेडुलरी रेज जो है सबके अंदर कट हो रही। इसके अंदर भी देखो ये ऐसे, इसके अंदर ये जो है इसके अंदर छोड़ दो, पर जनरली देखो आप जहाँ पे भी देखो कि मेडुलरी रेज क्या हो रही, कट हो रही। मेडुलरी रेज हर जगह यहाँ पे भी कट हो रही है। तो मेडुलरी रेज जब कट होएगी तो उसको जो होगा स्ट्रेंथ क्या होगी, कम मिलेगी। हमने जब मेडुलरी रेज पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था, मेडुलरी रेज का काम क्या होता है, एनुअल रिंग्स को आपस में होल्ड करके रखने का, यानी कि पकड़ के बांध के रखने का। तो स्ट्रेंथ जो मिलती थी मेडुलरी रेज की वजह से, तो इन सब में स्ट्रेंथ आएगी कम, क्योंकि मेडुलरी रेज क्या होगी, कट होगी। लेकिन अब देखो रेडियल शोइंग में क्या है, कट जो होगा सेंटर से लेके जो अपने जो मेडुलरी रेज है उनके पैरेलल जा रहा है। जैसे मान लो ये यहाँ पर मेडुलरी रेज है, इसके पैरेलल कट से, मान लो ये मेडुलरी रेज है इसके पैरेलल। तो अब आप एक तरह से सोच के देखो, क्या इसमें कोई भी मेडुलरी रेज कट हुई है, नहीं। तो इसमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, स्ट्रॉन्गेस्ट। इसमें जो मिलेगा क्या मिलेगा, स्ट्रॉन्गेस्ट मिलेगा। अभी मैं आपको सब में बताऊंगा किसमें वीकेस्ट मिलेगा, किसमें स्ट्रॉन्गेस्ट मिलेगा, किसमें इकोनॉमिकल मिलेगा, किसमें वेस्टेज सबसे ज्यादा होगा। ये सारी चीजें अपने को देखनी है।
बट अपने को एक चीज समझ में आ गई कि इसमें कट्स कैसे लगते हैं, तो चारों में एक बार फिर देख लेते हैं। ऑर्डिनरी शोइंग में टेंजेंशियल टू एनुअल रिंग्स, क्वार्टर शोइंग में पहले उसको 4 पार्ट करेंगे और फिर कट्स मारेंगे, और जो कट्स होंगे आपस में 90 डिग्री या 90 डिग्री से कम पे मीट करेंगे। टेंजेंशियल शोइंग में टेंजेंशियल टू द एनुअल रिंग्स एंड कट्स मीट ईच अदर एट राइट एंगल और मोर देन राइट एंगल। और फिर रेडियल शोइंग में हम क्या करेंगे, मेडुलरी रेस के पैरेलल या उसके अलोंग कट लगेंगे। ठीक, तो फर्स्ट वन ऑर्डिनरी शोइंग। इन दिस मेथड सोर्सेस आर मेड टेंजेंशियल टू द, इसके टेंजेंशियल टू द एनुअल रिंग्स। ठीक है, इट इज मोस्ट जनरल, सबसे जनरली जो होता है इसी को काम में लिया जाता है, और इकोनॉमिकल होता है और इजिएस्ट मेथड ऑफ शोइंग। अगर आपसे पूछे इकोनॉमिकल कौन सा है, तो ऑर्डिनरी शोइंग आपको याद रखना है, इकोनॉमिकल होता है। मोस्ट जनरल या मोस्ट इजिएस्ट मेथड कौन सा होता है, वो भी अपने जो मैक्सिमम यूज में लेते हैं वो ऑर्डिनरी शोइंग होता है। अब देखो, द टिम्बर सेक्शन ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड इज लायबल टू ट्विस्ट एंड वार्प ड्यू टू अनइक्वल श्रिंकेज इन सैपवुड एंड हार्डवुड। अब ये चीज क्या है, जैसे ये देखो, इसमें जब आप देखो, मैं एक बार ये सारे रफ कर देता हूँ, है ना, इरेज वाला ऑप्शन है। जैसे ये है जितने भी, इसमें क्या हो रहा है कि ये जैसे यहाँ पर मान लो इतने पोर्शन के अंदर मान लो क्या है, सैपवुड है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, वैसे चेंज हो गया तो ठीक है। अब देखो इतने पोर्शन के अंदर मान लो हार्टवुड है, यहाँ पर क्या है, हार्टवुड है, और यहाँ पर मान लो सैपवुड है, एच मतलब हार्टवुड, और यहाँ पर क्या है, सैपवुड है। तो देख जैसे ये वाला कट है, ये वाला जो अपन ने अगर ये वाला लॉग काम में लिया, यहाँ से लेके कौन सा वाला, यहाँ से लेके ये वाला अगर लॉग हमने कट करा, तो इसके अंदर यहाँ पे भी हार्टवुड या एंड में आ रहा है सैपवुड, तो क्या होगा, हार्टवुड जो होगा वो अंदर रह गया, सैपवुड क्या रह गया, बाहर। तो इसमें क्या होगा, अनइक्वल ड्राइंग होगा, अनइक्वल ड्राइंग होने की वजह से क्या होगा, वार्पिंग एंड ट्विस्टिंग आएगा। क्या आएगा, वार्पिंग एंड ट्विस्टिंग। वार्पिंग का मतलब टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, वार्पिंग का मतलब क्या हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा, और ट्विस्टिंग का मतलब आप कपड़े धोने के बाद उसको जैसे पानी निकालने के लिए जो निचोड़ते हो, जैसे उसको क्या करते हो, एक डायरेक्शन इधर एक ऐसे, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्विस्टिंग। और वार्पिंग में क्या हो जाता है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वार्पिंग। तो ये लकड़ी जो है ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है किस कारण होगा, अनइक्वल श्रिंकेज इन सैपवुड एंड हार्टवुड की वजह से क्या होगा, ट्विस्ट और वार्प हो जाएगा। अब इसके अंदर वेस्टेज ऑफ टिम्बर मिनिमम है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिकल। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर सेकंड जो मेथड है क्वार्टर शोइंग। क्वार्टर शोइंग में क्या होता है, इन दिस मेथड कट्स आर मेड एट राइट एंगल्स टू ईच अदर और लेसर भी हो, राइट एंगल भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादातर जगह आपको राइट एंगल ही लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, दिस इज जनरली एडेप्टेड फॉर द सेक्शंस हैविंग, ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर एडेप्ट करते हैं, सेक्शन हैविंग इनडिस्टिंक्ट मेडुलरी रे, यानी कि कॉनिफर्स में मैंने आपको बताया था CA और DM, यानी कि कॉनिफर्स के अंदर एनुअल रिंग्स इनडिस्टिंक्ट होती है, और डिसिडस के अंदर क्या होता है, मेडुलरी रेस इनडिस्टिंक्ट होती है। इनडिस्टिंक्ट का मतलब कॉनिफर में आपको रिंग्स जो होगी आसानी से दिखेगी, और डिसिडस में आपको क्या होगी, रेज आसानी से दिखेगी, बाकी ऐसे दिखेती नहीं है। ठीक है, दिखेगी लेकिन आसानी वाली बात है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, टिम्बर सेक्शंस ऑब्टेन्ड आर लायबल टू बेंड इन ट्रांसफर डायर। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें जो आपको टिम्बर मिलेगा जनरली कैसा मिलेगा, जनरली आप सोचो कि एक ऐसा शेप का आपको टिम्बर मिला, तो अब इसको जब ड्राई करेंगे तो ये क्या होगा, ये वाला इधर बेंड हो जाएगा, ये वाला सेक्शन इधर बेंड हो जाएगा, या फिर मान लो ये इधर चला गया, ये इधर आ गया, तो भी क्या हो गया, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में इसमें क्या आ गया, बेंड आ गया। तो इसलिए पूछ ले ट्रांसवर्स डायरेक्शन में बेंड तो इसमें आता है, तो इसके अंदर आने के चांसेस रहता है क्वार्टर शोइंग में। इसमें मेन चीज ध्यान रखनी है कि किस में करते हैं, कोनिफर ट्रीज के लिए ही, ये डिसिडस के अंदर इसको नहीं करते। फिर आता है टेंजेंशियल। इन दिस मेथड कट्स आर मेड टेंजेंशियल टू द एनुअल रिंग्स विच मीट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है, दिस इज एडेप्टेड फॉर द सेक्शन हैविंग इनडिस्टिंक्ट मेडुलरी रेस। ठीक है, इनडिस्टिंक्ट मेडुलरी रेस, यानी इनडिस्टिंक्ट मेडुलरी रेस का क्या मतलब हुआ कि एनुअल रिंग्स जो होगी आपको आसानी से दिखेगी और मेडुलरी रेस आपको आसानी से नहीं दिखेगी, यानी कि ये दोनों ही किसके लिए करते हैं, टेंजेंशियल और क्वार्टर शोइंग दोनों किसके लिए करते हैं, कोनिफर ट्रीज के लिए करते हैं। लेकिन ये जो होता है इसके अंदर आपको जो होगा टिम्बर सेक्शन कैसा मिलेगा, वीकेस्ट। क्यों, द टिम्बर दिस वीकेस्ट सेक्शन पूछ ले तो किससे होगा, अब इकोनॉमिकल आपको पता चल गया, ऑर्डिनरी से, वीकेस्ट आपको पता चल गया टेंजेंशियल से। क्यों,
क्योंकि इसमें जो मेडुलरी रेज है वो कट कर देते हैं। हमने देखा था कि टेंजेंशियल के अंदर सबसे ज्यादा आसानी से मेडुलरी रेज क्या हो रही थी, कट हो रही थी। तो मेडुलरी रेज कट होने की वजह से क्या हो जाएगा कि इसमें जो सेक्शन मिलेगा आपको वीकेस्ट मिलेगा। इसके बाद फोर्थ नंबर एंड लास्ट वन, रेडियल स्विंग। In this method, cuts are made parallel to medullary rays in radial direction that imparts decorative effect. एक तो decorative effect भी होगा, दूसरा उसको होल्ड करके रखेगा, इसलिए क्या मिलेगा, स्ट्रॉन्गेस्ट। These section are strongest among all, बट जो वेस्टेज होगा वो सबसे ज्यादा इसी केस में होगा। तो अगर आपसे पूछे तो इकोनॉमिकल, ऑर्डिनरी जो होगा आपको इकोनॉमिकल मिलेगा, वीकेस्ट जो होगा आपको टेंजेंशियल जो होगा वीकेस्ट मिलेगा, टेंजेंशियल वीकेस्ट। रेडियल जो होगा आपको स्ट्रॉन्गेस्ट मिलेगा, और रेडियल के अंदर ही वेस्टेज मैक्सिमम है। तो ये आपको ध्यान रखना। और कॉनिफर के अंदर कौन सा होता है, कॉनिफर के अंदर क्वार्टर और टेंजेंशियल दोनों किसके अंदर करते हैं, कॉनिफर्स के। ये आपको ध्यान रखना। कट्स इंटरसेक्ट किस में करते हैं, वो भी इन दोनों के अंदर करते हैं, बाकी में किसी में कट्स आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते। ये चीजें थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट, जनरली ये जो क्वेश्चन आएंगे ना आपको, ये 4-6 जो चीजें मैंने एंड में लिखी है यहीं से आता है, ठीक है। तो एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। ऑर्डिनरी में क्या होगा, आपको इकोनॉमिकल मिलेगा, टेंजेंशियल में आपको वीकेस्ट मिलेगा, रेडियल में आपको स्ट्रॉन्गेस्ट मिलेगा, रेडियल के अंदर वेस्टेज भी मैक्सिमम होगा। क्वार्टर और टेंजेंशियल कट्स आप किसके लिए कर सकते हो, कॉनिफर्स के लिए, और इन दोनों के अंदर ही कट्स जो होते हैं एक दूसरे को मिलते हैं आपस में, ठीक है। उसके बाद फोर्थ स्टेप जो है आपका प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर का, वो है प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर। यानी कि अब हमने सूटेबल शेप एंड साइज में भी कट कर लिया, लेकिन अब इसको बचा के रखना है। क्यों, कई चीजें होते हैं, एनवायरमेंटल इफेक्ट्स हो गए, उन सब से या फंगस वगैरह, इंसेक्ट्स वगैरह से हमें इसको बचा के रखना है लॉन्ग लाइफ के लिए। तो हमको इसको प्रिजर्व करना है। तो कहने का मतलब क्या, हम लोग ड्यूरेबिलिटी या फिर कभी कभी हम लोग स्ट्रेंथ वगैरह भी इम्पार्ट करा देते हैं इसकी वजह से। टू इंक्रीज, इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स लाइफ, मेक इट मोर ड्यूरेबल एंड मोर रेजिस्टेंट अगेंस्ट द अटैक ऑफ इंसेक्ट्स, फंगाई एंड टर्मिट, ठीक है। फिर मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट, यानी कि ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हो। सरफेस एप्लीकेशन, जैसे हम लोग पेंट करते हैं, किसी भी सरफेस पे पेंट करते हैं, क्या करते हैं कि बस ऊपर से उस पर लिपापोती कर देते हैं, या फिर जैसे हम लोग कपड़े धोने से पहले पानी में भिगो देते हैं, तो पानी में भिगो के फिर बाहर निकालो, तो वो सोकिंग मेथड हो गया। हॉट एंड कोल्ड प्रोसेस, थोड़ा टेम्परेचर कम ज्यादा करके वैसे हो सकता है। बाउचरी प्रोसेस में क्या होता है, विद प्रेशर हम लोग काम में लेते हैं। डिफ्यूजन के अंदर उसको चाहे इंजेक्शन वगैरह लगा के उसके अंदर, जैसे हमारे शरीर में जब दवाई देनी होती है तो कभी कभी डॉक्टर इंजेक्शन लगा देता है, तो वैसे डिफ्यूजन प्रोसेस भी हो सकता है। प्रेशर विद प्रेशर भी हो सकता है। तो ये कुछ तरीके हैं ट्रीटमेंट करने के। ये मेथड्स जो है तरीके, किस तरीके से ये जो ट्रीटमेंट मेथड से किए जा सकते हैं, ठीक है। एक होता है चेरिंग, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कोई इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसलिए इनको ऐसे नॉर्मल ये बस। अब इस पे क्या पूछ लेता है कि सबसे अच्छा प्रोसेस कौन सा रहता है। जैसे मान लो आपको फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और फिफ्थ और सिक्स्थ आपको पूछ लिया कि सबसे अच्छा कौन सा होगा, सबसे ज्यादा इफेक्टिव, तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव विद प्रेशर वाला होगा, दिखती बात है। उसके बाद डिफ्यूजन होगा, उसके बाद सोकिंग होगा, और उसके बाद सरफेस एप्लीकेशन। यानी कि सबसे लेस इफेक्टिव कौन सा होगा, सरफेस एप्लीकेशन। मैक्सिमम इफेक्टिव कैसा होगा, कौन सा होगा, विद प्रेशर वाला, ठीक है। अब जो लिखा है चेरिंग, चेरिंग का क्या होता है कि आपको जो सरफेस को ट्रीटमेंट करना है, उस सरफेस को आप पहले क्या करोगे, गीला करोगे पानी के अंदर, देखो केप्ट वेट फॉर अबाउट हाफ एन आवर, ठीक है, आधे घंटे पानी में रखो। अब उसको जला दो। अब गीली लकड़ी तो आपको पता जलती है नहीं, तो वो आसानी से जलेगा नहीं, तो क्या होगा, थोड़ा धीमे धीमे जलेगा। तो जब वो 15 mm तक जल जाए, उसकी जो विड्थ है या थिकनेस जो है अब तो 15 mm तक अगर वो जल जाए, तो फिर उसको वापस आग को बुझा देना। अब जलने से क्या होगा, बाहरी जो सरफेस होगा वो कैसा हो जाएगा, आपके काले कलर का हो जाएगा, और थोड़ा वो कैसा हो जाएगा, आपके ओल्ड टाइप का। ड्यू टू बर्निंग अ लेयर ऑफ कोल इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस। अब कोयले की एक लेयर बन जाएगी सरफेस के ऊपर। दिस लेयर इज नॉट अफेक्टेड बाय मॉइस्चर, व्हाइट एंड्स एंड फंगस एक्सेट्रा। तो आपको ध्यान रखना है कि चेरिंग क्या होता है, जिसमें लकड़ी को पहले पानी में रखा जाता है, उसके बाद उसको जला दिया जाता है, उसका सरफेस जो होता है जला दिया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं चेरिंग। इससे मिलता जुलता एक आएगा टेरिंग। तो ये दोनों कंफ्यूजन हो जाता है, चेरिंग में क्या होता है, टेरिंग में क्या होता है, आप देख लेना। फिर सबसे पहला आस्को ट्रीटमेंट। आस्को ट्रीटमेंट का मतलब है आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड या आर्सेनिक कॉपर। आपको अभी इतना ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, आर्सेनिक कॉपर ट्रीटमेंट करते हैं। अब करते कैसे, द टिम्बर सरफेस इज कोटेड विद द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड। अब ये सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या होता है, आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड
कॉपर सल्फेट, नाम याद रखने बेटा, आर्सेनिक पेंटॉक्साइड, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सोडियम डाइक्रोमेट को चारों को पानी के अंदर मिलाते हैं। फिर उसके बाद ये जो सॉल्यूशन है इसका हम लोग लेप कर देते हैं, यानी कि जैसे पेंट करते हैं सरफेस पे वैसे इसको लगा देते हैं किस पे, लकड़ी के सरफेस पे। अब ये किसने बनाया, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI देहरादून, जो कि इंडिया में देहरादून में है। ठीक है, इसकी वजह से क्या फर्क पड़ता है, दिस इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द अटैक ऑफ व्हाइट एंट्स। तो आपसे पूछ सकता है कि आस्कू ट्रीटमेंट जो है किसके लिए काम में लेते हैं, तो रेजिस्टेंस अगेंस्ट व्हाइट एंट्स, आपको ये ध्यान रखना है। सेकेंड जो आता है केमिकल सॉल्ट्स का एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ केमिकल सॉल्ट्स में आपको केमिकल्स ध्यान रखने हैं, सीजनिंग में भी थे केमिकल्स, यहाँ पे भी है। तो यहाँ पर कौन से हैं, कॉपर सल्फेट, जिंक क्लोराइड, मरकरी क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड। ये चार नाम याद रखने हैं, कॉपर सल्फेट, जिंक क्लोराइड, मरकरी क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड। अब इनसे क्या होता है, इट इंक्रीजेस द ड्यूरेबिलिटी ऑफ टिम्बर सेक्शन बाय मेकिंग इट मोर रेजिस्टेंट अगेंस्ट क्रैकिंग, श्रिंकेज एंड वार्पिंग। तो आपसे पूछे क्रैकिंग, श्रिंकेज एंड वार्पिंग से आपको क्या फर्क कौन बचाएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि सॉल्ट या केमिकल सॉल्ट के द्वारा जो आप ट्रीटमेंट करोगे उससे आपका इनके प्रति रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। जैसे हमने केमिकल सॉल्ट से सीजनिंग करा था तो उसमें क्या हुआ था, हमारे जो सबसे यूनिफॉर्म सीजनिंग हुई थी, तो सबसे जो वार्पिंग वगैरह के चांसेस थे सबसे कम किस में थे, सॉल्ट सीजनिंग में थे, बाकी सब में ज्यादा थे। तो वही यहाँ पे भी उसी का ही नाम आ रहा है। फिर आता है थर्ड वन इज कोल टार। इसी को मैंने क्या कहा था, टैरिंग, मैंने कहा था आगे आएगा टैरिंग। तो टैरिंग जो होगा वो इसी प्रोसेस को बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ कोल टार वाले को। इसमें करते क्या है, इन द सरफेस इज कोटेड विथ हॉट टार, डामर होता है ना जिससे रोड बनती है, उससे हम लोग सरफेस के ऊपर लगा देते हैं, विच मेक्स इट रेजिस्टेंट अगेंस्ट द फायर। क्यों फायर का अगेंस्ट रेजिस्टेंट कैसे होगा, क्योंकि जो टार होता है उसका टेम्परेचर वो ज्यादा रेजिस्ट कर सकता है टेम्परेचर। दिस प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन इज नोन एज टैरिंग। अब देखो, अब किसी चीज को काला कर देंगे तो क्या काला कलर अच्छा तो होता नहीं, दूसरा डामर की स्मेल आती है, तो ये जो सरफेस होगा ना, जो लकड़ी होगी उसमें से स्मेल आएगी, तो अच्छी स्मेल नहीं होती, अनप्लीजेंट स्मेल होती है और दिखने में भी अच्छी नहीं होती। तो हम लोग घरों के अंदर एस्थेटिक जहाँ हमको लोगों को दिखाना है वहां पर हम लोग इसको काम में नहीं लेंगे। तो इसको हम लोग कहाँ काम में लेंगे, इट इज अप्लाइड ओवर द टिम्बर सेक्शन एम्बेडेड इन ग्राउंड, यानी कि जो लकड़ी ग्राउंड के अंदर है इनकी एज अ फाउंडेशन वगैरह, तो या फिर जहां पर पेंटिंग नहीं कर सकते उन सरफेस पे हम लोग इसको काम में लेंगे। एप्लीकेशन ऑफ टार कॉज अनप्लीजेंट स्मेल एंड इट्स एस्थेटिक इंपॉर्टेंस, यानी कि जो उसका दिखावा है, जो मतलब कहते हैं ना दिखने में भी अच्छी नहीं होगी और स्मेल भी अच्छी नहीं आएगी इससे। फिर होता है एप्लीकेशन ऑफ क्रियोसोट ऑयल। एप्लीकेशन ऑफ क्रियोसोट ऑयल को हम लोग क्रियोसोटिंग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रियोसोटिंग। इसके और नाम है बेथल्स प्रोसेस या फ्यूल सेल प्रोसेस भी इसके नाम है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले आपसे पूछता है क्रियोसोट ऑयल आपको मिलता कैसे है, तो डिस्टिलेशन ऑफ टार से। क्या से मिलता है, डिस्टिलेशन ऑफ टार से। एक एक लाइन बेटा इंपॉर्टेंट है। अब आपसे कभी कभी पूछ लेता है ऐसा कौन सा प्रिजर्वेशन का तरीका है जिससे जो टिम्बर की लाइफ होती है ऑलमोस्ट डबल हो जाती है, तो वो है एप्लीकेशन ऑफ क्रियोसोट ऑयल, यानी कि क्रियोसोटिंग। इट ऑलमोस्ट डबल्स द लाइफ ऑफ टिम्बर। इसकी वजह से लाइफ जो होती है 5 की जगह अगर 5 साल है तो 10 साल हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें करते क्या है, हम लोग क्या करते हैं कि जो लकड़ी के टिम्बर के जो लॉग्स हैं उनको हम लोग किस में रखेंगे, एयर टाइट चैम्बर में रखेंगे और वहां पर प्रेशर रखेंगे 0.7 से 1 MPa के बीच में। क्या रखेंगे, एयर टाइट चैम्बर में रखेंगे, प्रेशर रखेंगे 0.7 to 1 MPa और टेम्परेचर जो रखेंगे जनरली 50 डिग्री सेल्सियस रखेंगे। उस टेम्परेचर पे हम लोग फिर इसको क्रियोसोटिंग जो चैम्बर है उसके अंदर वो क्रियोसोट डालेंगे, तो उससे क्या होगा, यूनिफॉर्म एप्लीकेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म एप्लीकेशन हो जाएगा किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर भी, और वो पेनिट्रेट भी कर जाएगा, यानी कि डिफ्यूजन प्रोसेस भी हो जाएगा। मेथड ऑफ एप्लीकेशन इज नोन एज क्रियोसोटिंग इन विच logs of timber is placed in an airtight chamber and creosote oil at the pressure of, ये pressure ध्यान रखना है, 0.7 to 1 MPa and a temperature of 50 degrees Celsius is pumped into the chamber that results in uniform application and penetration of the oil over the surface of the timber section। ठीक है, इसमें ध्यान रखने वाला कौन सी बात थी, डिस्टिलेशन ऑफ टार से मिलता है, डबल कर देता है और प्रेशर 0.7 to 1 MPa, टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और यही जरूरी चीजें थी। ठीक है, इसका और नाम है बेथल्स प्रोसेस और फ्यूल सेल प्रोसेस। नेक्स्ट जो है 5वें नंबर पे एप्लीकेशन ऑफ ऑयल पेंट्स एंड सॉलिग्नम पेंट्स। हमने घरों में जो जनरली काम में लेते हैं, लकड़ी के दरवाजे या खिड़कियों पर हम लोग क्या करते थे, ऑयल लगा देते हैं, ऑयल पेंट कर देते हैं। कब करते हैं, जनरली बारिश से थोड़ा पहले। क्यों,
नहीं तो क्या होगा, बारिश के अंदर मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके वो फूल जाता है, फिर लकड़ी के दरवाजे वगैरह टाइट हो जाते, बंद होने में दिक्कत हो जाती। इसलिए हम लोग लकड़ी पानी ना सोख पाए, इसलिए बारिश से पहले हम लोग जनरली उसको क्या कर देते हैं, पेंट वगैरह कर देते हैं। तो उसी को बोलते हैं। तो ऑयल पेंट्स एंड सॉलिग्नम पेंट इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस ऑफ टिम्बर अगेंस्ट द पेनिट्रेशन ऑफ वाटर। और जो सॉलिग्नम पेंट्स होता है वो व्हाइट एंड्स से भी बचाता है, व्हाइट एंड्स से भी बचाता है। तो एक तो पेनिट्रेशन ऑफ वाटर को रोकते हैं और दूसरा व्हाइट एंड से बचाता कौन, सॉलिग्नम पेंट। ये ध्यान रखना। अब कभी कभी पूछ लेता है टिम्बर को फायर रेजिस्टेंस किससे बनाया जा सकता है। एक तो हमने देखा था, तो टेरिंग और चेयरिंग से क्या होता, तो टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर पे जलने लग गया था, अब थोड़ा टेम्परेचर रेजिस्ट करने लगा। अब देखो टिम्बर है, टेम्परेचर रेजिस्टेंट तो कभी होगा नहीं, फिर भी देख लेते हैं। टिम्बर कैन बी मेड फायर रेजिस्टेंट बाय सर एबल्स प्रोसेस। आपको ये ऑप्शन में दिखेगा सर एबल्स प्रोसेस। या पूछ लेता है सर एबल्स प्रोसेस में जो सॉल्यूशन काम में लेते हैं वो कौन सा होता है, वो होता है सोडियम सिलिकेट। उनको हम लोग बोलते हैं एंटीपायरिंग्स। उन्हीं सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीपायरिंग्स। और उसके अंदर देखो सर एबल्स में तो सिर्फ सोडियम सिलिकेट होगा, बाकी एंटीपायरिंग्स बोरेक्स भी होता है। बोरेक्स और सोडियम सिलिकेट दोनों क्या है, एंटीपायरिंग्स। लेकिन सर एबल्स प्रोसेस जो कि हम फायर रेजिस्टेंस बनाने के लिए काम आता है टिम्बर को, उसके अंदर हम लोग काम में लेते हैं सोडियम सिलिकेट। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इस पे से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि सर एबल्स प्रोसेस किस लिए काम आता है, फायर रेजिस्टेंस बनाने के लिए टिम्बर। अब अपने इसका है सेकंड लास्ट टॉपिक है डिफेक्ट्स इन टिम्बर। टिम्बर में क्या क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं इनकी। अब देखो नेचुरल चीज है, नेचुरल है तो कुछ न कुछ उसके अंदर डिफेक्ट्स आएंगे। तो डिफेक्ट्स किस किस कारण से हो सकते हैं, 5 कारणों से हो सकते हैं। सबसे पहला देखते हैं, कन्वर्जन से हो सकते हैं, इंसेक्ट से हो सकते हैं, फंगाई से हो सकते हैं, नेचुरल फोर्सेस से हो सकते हैं, या फिर सीजनिंग से हो सकते हैं। देखो 5 कौन कौन से हो गए, कन्वर्जन से यानी कि जब हम लोग उसको कट कर रहे हैं तब, या फिर इंसेक्ट या फंगाई की वजह से हो गए, या नेचुरल फोर्स यानी कि जब वो जिंदा है पेड़, जब पेड़ की फॉर्म में, या फिर जब उसको हम लोग सुखा रहे हैं तब। तो इन 5 कारणों से डिफेक्ट्स आ सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डिफेक्ट ड्यू टू कन्वर्जन। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग टिम्बर टू कमर्शियल फॉर्म द फॉलोइंग डिफेक्ट में अकर। चिप मार्क। चिप मार्क का क्या है कि मान लो हमने लकड़ी के सरफेस में कभी कोई प्लानिंग मशीन वगैरह जिससे हम लोग कट वगैरह कर रहे हैं, वो अगर मशीन वहां पर रख दी तो उसका निशान आ जाता है, उसका क्या आ जाता है, इंप्रेशन या मार्क या साइन आ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं चिप मार्क। देखो मार्क और साइन प्लेस्ड बाय चिप ऑन फिनिश्ड सरफेस ऑफ टिम्बर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, चिप मार्क। डायगोनल ग्रेन क्या होता है, अगर कोई लकड़ी का प्रॉपर शोइंग नहीं हुआ तो उसके ग्रेन्स जो होते हैं आपको क्या होंगे, उसके ग्रेन्स, जैसे मान लो कोई लकड़ी के ऐसे ग्रेन्स है तो ये अगर आपको प्रॉपरली दिख रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या है, डायगोनल ग्रेन है। टॉर्न ग्रेन क्या होगा कि मान लो आपने लकड़ी से काम कर रहे हो, लकड़ी के ऊपर मान लो हथौड़ा गिर गया तो लकड़ी के ऊपर क्या आ जाएगा, कुछ डिप्रेशन आ जाएगा, तो वो हथौड़े गिरने का वहां पर निशान रहेगा कि लकड़ी वहां से थोड़ी दब जाएगी, उसका जो आ जाएगा वहां पर क्या आ जाएगा, खड्डा टाइप बन जाएगा, तो उसको बोलते हैं टॉर्न ग्रेन। ड्यू टू फॉलिंग ऑफ टूल स्मॉल इंप्रेशन इज फॉर्म। और वेन क्या होता है, अब आपको एक बात पता है कि पेड़ जनरली क्या होता है, राउंड होता है, ऐसे चौकोर तो होता नहीं, रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में होता नहीं, इट इज इन राउंडेड शेप। तो अगर वो ओरिजिनल राउंडेड शेप प्रेजेंट है अभी भी, जब उसको हमने कन्वर्ट कर लिया उसके बाद में अगर उसमें ओरिजिनल राउंडेड सरफेस प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं वेन। तो बेटे चारों नाम याद रखने हैं, ठीक है। चिप मार्क किसकी वजह से, प्लानिंग मशीन के निशानों की वजह से। डायगोनल ग्रेन अगर उसके ग्रेन्स अभी भी आपको दिख रहे हैं। टॉर्न ग्रेन मतलब उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट गिर गया है उसका निशान है। और वेन क्या होता है, ओरिजिनल राउंडेड सरफेस अवेलेबल होने की वजह से बोलते हैं। अब ये देखो, जैसे देखो चिप मार्क, जैसे ये मशीन से, इन मशीन के अब ये पड़ी है यहाँ पर, तो इनके अगर निशान पड़ जाएंगे तो उसको बोलते हैं डायगोनल ग्रेन। देखो ये आपको ग्रेन्स दिख रहे हैं। टॉर्न ग्रेन देखो यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है कि ये कुछ सामान यहाँ पर गिरा है, ऐसे देखो ये निशान दिख रहा है यहाँ पर, तो ये कुछ गिरने की वजह से जैसे डिप्रेशन आ जाता है उस जगह पे, क्या आ जाता है, डिप्रेशन, उसको हम लोग बोलते हैं टॉर्न ग्रेन। वेन क्या आता है, ओरिजिनल राउंडेड सरफेस, ओरिजिनल राउंडेड सरफेस को हम लोग बोलते हैं वेन, ठीक है। जैसे हम लोग कह सकते हैं, जैसे मान लो ये कोई लकड़ी है, प्रॉपर बना दो, जैसे ये कोई लकड़ी है, ठीक है, तो अब अगर ऐसा कोई शेप है, ये ऐसा, अब आपको लग रहा है ना राउंडेड, तो इस किनारा मान लो कोई राउंडेड है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेन बोलेंगे। प्रॉपर थोड़ा ड्राइंग बनानी इसलिए, ठीक है।
उसके बाद डिफेक्ट्स ड्यू टू फंगई, फंगई की वजह से कौन कौन से डिफेक्ट्स हो सकते हैं। द अटैक ऑफ टिम्बर बाय फंगई, अब होता कब है, जब मॉइस्चर कंटेंट, ये पूछा गया सवाल है कि मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है तब फंगई अटैक करता है, तो जनरली 20% से अबव होगा तो फंगई अटैक करेगा। एंड और दूसरा क्या हो सकता है, प्रेजेंस ऑफ एयर या वार्मथ वहां पर, यानी कि थोड़ा नमी होगा, या तो एयर प्रेजेंट होगा या नमी होगा, तभी वहां पर फंगई अटैक करेगा। अगर एकदम खुले के अंदर पड़ा, हवा के अंदर पड़ा सिर्फ, और वहां पर कोई ना तो मॉइस्चर कंटेंट है, ना कोई नमी है, या ना ऐसा कोई अनुकूल माहौल है, तो कभी भी फंगई अटैक नहीं कर पाएगा। लेकिन इनकी आप सोच के देखो, टेबल है, टेबल के ऊपर कभी भी फंगई अटैक नहीं करेगा, लेकिन अगर वही टेबल आपके किसी कॉर्नर के अंदर पड़ी है तो, और वहां पर हवा वगैरह नहीं आ जा पा रही प्रॉपर, तो वहां पर क्या हो जाएगा, नमी हो जाएगी, दीवार वगैरह में अगर सीलन है तो नमी हो जाएगी, उस नमी की वजह से लकड़ी खराब हो जाएगी। लेकिन टेबल का अपर सरफेस खराब नहीं होता, तो नीचे से खराब हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अपने डिफेक्ट्स ड्यू टू फंगई। अब ये होता कि इसकी वजह से जनरली पानी जो मॉइस्चर कंटेंट है उसमें अगर 20% से अबव होगा, तो ये 7 तरह के होते हैं। तो सबसे देखो, आपको देखो ऐसे याद रखना, ब्लू स्टेन और सैप स्टेन, ब्राउन रॉट और वेट रॉट, सॉरी ब्राउन रॉट और व्हाइट रॉट, ड्राई रॉट और वेट रॉट, हार्ड रॉट अलग है। तो ये 3 तो कॉम्बिनेशन में और ये चौथा अलग से। अब कॉम्बिनेशन में कैसे देखें, सबसे पहले देखते हैं ब्लू स्टेन। ब्लू स्टेन में क्या होता है, जो सैपवुड होता है वो कैसा कलर, उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लूइश कलर हो जाता है, जबकि जनरली कैसा होता है, ब्राउनिश कलर, लाइट ब्राउन होता है। लेकिन सैप स्टेन होगा तो ब्लूइश कलर दिखने लग जाएगा आपको, जो लकड़ी है उसका जो सैपवुड है वो आपको कैसा दिखने लग जाएगा, ब्लूइश कलर में। और जो सैप स्टेन होगा, सैप स्टेन में आपको क्या होगा, ये जो होगा कलर खत्म हो जाएगा उसका, जो सैपवुड है, तो सैप नाम आ रहा है तो ये सैपवुड को ही खाएगा। द सैपवुड लूजेस इट्स कलर बिकॉज ऑफ फीड ऑन सेल कंटेंट्स ऑफ सैपवुड, इनके सैपवुड का जो ब्राउनिश टाइप का कलर है वो कलर खत्म हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं सैप स्टेन। तो ब्लू स्टेन में ब्लूइश कलर हो जाता है, सैप स्टेन में कलर खत्म हो जाता है, लूज कर जाता है वो अपना जो ओरिजिनल कलर होता है। फिर आता है ब्राउन रॉट और व्हाइट रॉट। ब्राउन रॉट में अब जो होगा ये सेल्यूलोज को खाता है, किसको खाता है, सेल्यूलोज को। और व्हाइट रॉट में जो होगा सिर्फ लिग्निन को खाएगा। अब याद रखने का तरीका इसका, ब्राउन रॉट सेल्यूलोज को, व्हाइट रॉट लिग्निन को। तो ये वाला तो आपको कई लोगों को याद होगा, तो उस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं, WL और BC। तो डीके और डिजीज ऑफ टिम्बर बाय रिमूवल ऑफ सेल्यूलोज कंपाउंड फ्रॉम वुड एंड वुड एज्यूम्स द ब्राउन कलर का हो जाएगा, और व्हाइट रॉट में व्हाइट कलर का हो जाएगा। देखो सर्टेन टाइप्स ऑफ फंगाई होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सेल्यूलोज को खाएंगे और उसको बाद में कलर कैसा कन्वर्ट कर देंगे, उसको ब्राउनिश कलर कर देंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्राउन रॉट। अगर वो ही अगर कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ फंगाई है सिर्फ और सिर्फ किसको खा रहे हैं, लिग्निन को, और उसके बाद लिग्निन को खा के कलर कैसा कन्वर्ट कर रहे हैं वो व्हाइट में, तो उसको हम लोग बोलेंगे व्हाइट रॉट। उसके बाद आ गया ड्राई रॉट। ड्राई रॉट में जो, अब सबसे पहले कि ड्राई रॉट होता कब है, देखो ड्राई रॉट और वेट रॉट दोनों में ही पाउडर्ड फॉर्म में होगा और डीकम्पोजिशन होगा, ठीक है, जनरली सब में ही होता है। लेकिन ड्राई रॉट में तब होगा जब फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर नहीं होगा, अराउंड द टिम्बर क्या होगा, आपको फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर नहीं मिलेगा, तो ड्राई रॉट होगा। और वेट रॉट कब होगा, तब जब देखो आपको ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग कंडीशन मिलेगी। तो अगर ऑल्टरनेट कभी गीला हो रहा है सूखा हो रहा है, गीला हो रहा है सूखा हो रहा है, तो आप क्या होगा वहां पर वेट रॉट। और जहां पर फ्री सर्कुलेशन यानी कि ऐसे कॉर्नर जहां पर हवा वगैरह नहीं हो रहा प्रॉपर, आ जा नहीं रही, तो वहां पर आपके क्या होगा, ड्राई रॉट। तो ध्यान रखना है, ड्राई रॉट होता है जहां फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर नहीं हो, और वेट रॉट होता है जहां पर ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग कंडीशन हो, ठीक है। तो ड्राई रॉट होता है क्या, कन्वर्ट द वुड इनटू द ड्राई पाउडर फॉर्म एंड इट इज फाउंड व्हेन देयर इज नो फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर अराउंड द टिम्बर। और वेट रॉट क्या होता है, कॉज्ड केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ वुड ऑफ द टिम्बर एंड टिम्बर कन्वर्ट्स टू ग्रेइश ब्राउन पाउडर। देखो पाउडर फॉर्म में दोनों में ही कन्वर्ट हो रहा है, नॉन एज वेट रॉट। इट इज फाउंड व्हेन टिम्बर इज सब्जेक्टेड टू ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग कंडीशन। इसके बाद हार्ड रॉट। हार्ड रॉट में क्या होगा, जो क्या होगा, कट करने की वजह से या कोई नई ब्रांच आ जाती है उसकी वजह से होता है। दिस इज फॉर्म्ड व्हेन ब्रांच हैज कम आउट ऑफ अ ट्री एंड द ट्री बिकम्स वीक। ट्री बिकम्स क्या हो जाता है, वीक, किसकी वजह से, ब्रांच हैज कम आउट ऑफ अ ट्री। एंड उसके बाद वो कैसे देगा, हॉलो साउंड, ये हॉलो, HOLLO, हॉलो साउंड व्हेन स्ट्रक विद द हैमर, यानी कि लकड़ी से या हथौड़े से उसके ऊपर मारेंगे तो आवाज कैसे आएगी, हॉलो, यानी कि गूंजेगी, आवाज कैसे होगी, गूंजेगी। तो उसको क्या बोलेंगे, हार्ड रॉट, किसकी वजह से, कोई ब्रांच बाहर आ गई हो उसकी वजह से।
तो ये हो गए फंगाई वाले 7। थर्ड है डिफेक्ट्स ड्यू टू इंसेक्ट, इसके 3 हैं, बीटल्स, मरीन बोरस और टर्माइट्स। टर्माइट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाइट एंड्स बोलते हैं, उदय या जिसको दीमक। बीटल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे ऐसे कीड़े होते हैं जो क्या होते हैं, टनल्स बना देते हैं। क्या बनाते हैं, ये तीनों ही देखो, अब ये दोनों तो पहले दोनों तो क्या बनाएंगे, उसके अंदर टनल्स बनाते, तीसरे वाले भी टनल है लेकिन उसको जल्दी से बाद में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन ये आसानी से उसको कन्वर्ट नहीं करते। और तीनों में ही अगर तीनों का ही अटैक है, ऊपर से जो होगा लकड़ी आपको साफ सुथरी दिखेगी लेकिन अंदर से खराब होगी। ऐसे दिखेगी ऊपर से साफ सुथरी लेकिन अंदर से खराब। अब फर्क क्या है देखते हैं। बीटल्स स्मॉल इंसेक्ट्स फॉर्म होल्स ऑफ साइज अबाउट 2 mm डाया, 2 mm डाया के बहुत ही छोटे होल्स बनाएंगे एंड अटैक किस पे करता है, अटैक सैपवुड ऑफ ऑल स्पीसीज ऑफ हार्डवुड, यानी कि डिसिडस में ही होगा, कोनिफर्स में। हार्डवुड हम किसको बोलते थे, डिसिडस को बोलते थे, तो ये किस पे होगा, सिर्फ और सिर्फ डिसिडस में, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। टनल्स आर फॉर्म्ड इन ऑल डायरेक्शन इन सैपवुड by the larva of these beetles and converted into fine flour-like powder. They do not disturb outer cover and looks sound, यानी कि बाहर से अच्छा दिखेगा लेकिन अंदर से जो सैपवुड होगा वो खत्म हो जाएगा। सैपवुड में को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, पहले टनल्स बनाएंगे, मतलब खाते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे, खाते जाएंगे पाउडर फॉर्म कन्वर्ट करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन ऊपर से अपने को अच्छी ही दिखेगी, ठीक है। सेकंड जो आता है मरीन बोरस। अब ये जो मरीन बोरस, मरीन वर्ड का मतलब ही समुद्र होता है, तो समुद्री किनारे पे होगा ये जनरल। These makes holes or bore tunnels in wood for taking shelter. The wood attacked by marine borer loses color and strength. क्या हो जाता है, वो कलर और स्ट्रेंथ को लूज कर देता है, सब में स्ट्रेंथ तो सब में कम हो जाएगा। टर्माइट्स व्हाइट ants are very fast in eating away the wood from the core of the cross section. कहाँ से, मतलब सेंटर से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं ये लोग, सेंटर से स्टार्ट करते हैं। They make tunnel inside in different direction and usually don't disturb the outer cell or cover. देख लो आउटर, बाहर से कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, सिर्फ अंदर अंदर से खाएंगे। उसके बाद आता है डिफेक्ट्स ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस। नेचुरल फोर्सेस की वजह से, यानी कि जब वो पेड़ है उस टाइम हवा पानी, हवा की वजह से या उसको कोई ग्रोथ वगैरह प्रॉपर नहीं हुई, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल फोर्स। मेन नेचुरल फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिफेक्ट्स इन टिम्बर आर एबनॉर्मल ग्रोथ एंड रप्चर ऑफ टिश्यूज या फिर हवा की वजह से बर्ल्स। तो उसमें सबसे पहला आएगा बर्ल्स। इरेगुलर प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द बॉडी ऑफ टिम्बर बिकॉज ऑफ शॉक एट यंगर एज। क्या बोल रहा है, इरेगुलर प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द बॉडी ऑफ टिम्बर बिकॉज ऑफ शॉक एट यंग एज। आपको क्वेश्चन कैसा देगा कि शॉक एट यंग एज से अगर इरेगुलर प्रोजेक्शन आ गया तो उसको क्या बोलेंगे, बर्ल्स। जैसे क्या होगा, जैसे मान लो ये पेड़ है, होना ऐसा चाहिए लेकिन बीच में से ये कहीं से ऐसा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इरेगुलर प्रोजेक्शन बीच में आ गया। उसके बाद यहाँ पर ऐसा प्रॉपर पेड़ है ऊपर, तो इस ये क्या है आपका बर्ल, ये क्या आपका बर्ल, ठीक है। केमिकल स्टेन, केमिकल स्टेन में क्या होगा, पेड़ जो होगा डिसकलर्ड हो जाएगा, यानी उसका कलर जो होगा चेंज हो जाएगा, उसको बोलते हैं केमिकल स्टेन। अब ये कोर्स ग्रेन, कोर्स ग्रेन का मतलब है जैसे हमने देखा कि एनुअल रिंग्स क्या आ रही है, हर साल आ रही है, ठीक है, ऐसा ही, लेकिन किसी एक साल इतना गैप आ गया। अब देखो पहले क्या है कि यहाँ थोड़ा थोड़ा गैप है, लेकिन यहाँ पर क्या बहुत ज्यादा गैप है। इसका मतलब इस साल जो है इस पेड़ ने बहुत ही ज्यादा ग्रोथ करी है, इनकी जो थिकनेस है, जो डायमीटर था पहले इतना था, हर साल थोड़ा थोड़ा इतना इतना बढ़ रहा था, लेकिन इस बार इतना बढ़ गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोर्स ग्रेन। यानी कि अगर एनुअल रिंग्स वाइड हो जाए, कुछ ज्यादा चौड़ी हो जाए, नॉर्मल से ज्यादा वाइड हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोर्स ग्रेन, यानी कि बड़ी हो जाए। एनुअल रिंग्स आर वाइडेंड, क्या आ जाता है, एनुअल रिंग्स आर वाइडेंड। ट्री ग्रोज रैपिडली हेंस टिम्बर पजेस लेस स्ट्रेंथ। जितना जल्दी ग्रोथ करेगा ना पेड़ उतना कम स्ट्रेंथ होती है, यानी क्योंकि मैच्योरिटी भी चाहिए होती है। फिर आता है डेडवुड। अब डेडवुड का मतलब है खड़े खड़े पेड़ मर गया, उसकी जड़ें खत्म हो गई है। टिम्बर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डेड स्टैंडिंग ट्री, इट इज इंडिकेटेड बाय लाइट इन वेट एंड रेडिश कलर। फिर आता है ड्रक्सीनेस। ड्रक्सीनेस का मतलब है पेड़ के ऊपर व्हाइट डिकेड स्पॉट आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे, व्हाइट डिकेड स्पॉट्स, बीच बीच में सफेद कलर के आपको स्पॉट्स दिखेंगे, जिनको आप लोग क्या बोलते हो, चकते, ठीक है। फिर आता है फॉक्सीनेस। फॉक्सीनेस किसकी वजह से होगा, ड्यू टू पुअर वेंटिलेशन। किसकी वजह से होगा, पुअर वेंटिलेशन ड्यूरिंग स्टोरेज और बाय कमेंसमेंट ऑफ, poor ventilation during storage or by commencement of decay due to over maturity indicated by red or yellow tinge in the wood। रेड और येलो टिंज आ जाएगा वुड में, आपको कैसा कलर दिखेगा, रेड या फिर येलो।
पुअर वेंटिलेशन ड्यूरिंग स्टोरेज और रेड और येलो कलर दिखने लग जाएगा आपको, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉक्सीनेस। स्टोर करा तो वहां पर प्रॉपर अगर हवा वगैरह उनके बीच में से नहीं गई, चिपका चिपका के रख दिया, तब आपको फॉक्सीनेस होएगा। और ड्रक्सीनेस क्या होता है, सफेद कलर के चकते आ जाएगा। और फॉक्सीनेस में आपको कैसा दिखेगा, जनरली रेड और येलो कलर के बीच बीच में आपको ऐसे लाइनिंग्स दिखेगी। फिर आता है नोड्स। नोड्स क्या होता है, बेसिस ऑफ ब्रांचेस और लिम्स विच आर ब्रोकन और कट ऑफ फ्रॉम द ट्री। कभी कभी आप कोई पेड़ के ऊपर से कोई बेसिस और जो ब्रांच वगैरह वहां से अगर कट कर देते हो तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं। ये जैसे देखें, यहाँ से यहाँ मान लो कोई पहले यहाँ पर कोई ब्रांच थी, इस ब्रांच को आपने यहाँ से कट कर दिया तो वहां पर कैसा डार्क कलर का ऐसा स्पॉट बन जाएगा, तो उसको आप लोग क्या बोलेंगे, नोड। फिर आता है रिंड गाल्स। अब रिंड का मतलब होता है बार्क और गाल का मतलब होता है एबनॉर्मल ग्रोथ। अगर किसी पेड़ के ऊपर एबनॉर्मल ग्रोथ आ रही है, यानी कि जैसे यहाँ है नहीं फोटो, जैसे मैंने आपको ये बताया था ऐसे, तो बल्ब्स तो क्या होगा कि पेड़ खुद ऐसा हो, देखो ये तो क्या हो गया, ये आपका रिंड गाल हो गया, और बल्ब्स क्या होता है, ऐसा ऐसा मैंने यहाँ बताया था, होना ऐसा चाहिए लेकिन हो ऐसा जाता है, यानी कि ये जैसे, या फिर ये पेड़ ऐसे झुक गया कोई पेड़, तो ये भी क्या है, उसका बल्ब्स है। तो पेड़ अगर ऐसा हो जाता है बल्ब्स, और रिंड गाल में बीच में कहीं पर एबनॉर्मल ग्रोथ आ जाती है, उसको क्या बोलते हैं, रिंड गाल्स। यानी कैसी आ गई, पेक्युलर कर्व्ड स्वेलिंग, पेक्युलर कर्व्ड स्वेलिंग फाउंड ऑन द बॉडी ऑफ अ ट्री। तो आपको ये पूछा जाएगा, अगर पेक्युलर कर्व्ड स्वेलिंग है तो उसको क्या बोलते हैं, रिंड गाल्स। उसके बाद आता है 9th नंबर पे शेक्स। शेक्स क्या होता है, दीज आर द क्रैक्स विच पार्टली और कंप्लीटली सेपरेट द फाइबर ऑफ वुड। फाइबर जो लकड़ी के जैसी एनुअल रिंग्स होते हैं ना, इनको क्या करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं, इसको सेपरेट आउट कर देते हैं, सेपरेट, स्पेलिंग गलत हो, सेपरेट आउट एनुअल रिंग्स। एनुअल रिंग्स को क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेक्स बोलते हैं। कई तरह के होते हैं, ये जैसे देखो कप शेक, कप शेक में देखो छोटे छोटे बीच बीच में कहीं कहीं पे रह रह के अगर छोटा छोटा ऐसा बीच बीच में से क्या हो रही है, यहाँ से अलग हो रही है एनुअल रिंग्स, तो उसको क्या बोलेंगे, कप शेक। तो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में से कहीं से हो रहा है, पूरे पे नहीं हो रहा, पूरी एनुअल रिंग पे नहीं हो रहा, लेकिन बीच बीच में से कहीं पे ऐसे हो रहा है, अलग हो रही है, सेपरेट आउट हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, कप शेक। लेकिन अगर वही पूरी रिंग पे हो जाए, अगर वो पूरी रिंग पे हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, रिंग शेक। बीच बीच में हो रहा है कप शेप में तो कप शेक, और अगर वो पूरे पे फैल जाए तो उसको क्या बोलेंगे, रिंग शेक। अब हार्ट शेक्स क्या होते हैं, ये जो हार्ट शेक्स होते हैं ये स्टार्ट होते हैं, ओरिजिनेट पूछा जाता है, ओरिजिनेट कहां से होंगे, फ्रॉम हार्टवुड, ओरिजिनेट फ्रॉम हार्टवुड एंड डिमिनिश, क्या है, डिमिनिश टूवर्ड्स सरकमफेरेंस, डिमिनिश टूवर्ड्स सरकमफेरेंस, यानी कि स्टार्ट कहां से होंगे, हार्टवुड से स्टार्ट होंगे, और जैसे जैसे सरकमफेरेंस की तरफ जाएंगे वैसे वैसे क्या होते जाएंगे, डिमिनिश यानी कि खत्म होते जाएंगे। ठीक है, तो इनको बोलते हैं हार्ट शेक्स। जैसे देख रहे हो आप, बाहर नहीं है, बाहर वाले पे नहीं है, जैसे कैम्बियम लेयर वगैरह में ये नहीं है, सैपवुड वगैरह में नहीं आता। लेकिन जो स्टार शेक्स होते हैं, ये देखो ये स्टार्ट हुए सरकमफेरेंस से, और जैसे जैसे अंदर की तरफ जा रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, यानी कि इनका उल्टा हो जाएगा। जैसे ये डिमिनिश टुवर्ड्स सरकमफेरेंस था तो ये डिमिनिश टुवर्ड्स सेंटर हो जाएगा। तो स्टार्ट्स या ओरिजिनेट्स फ्रॉम, कहां से हो रहे हैं, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस से स्टार्ट हो रहे हैं, एंड डिमिनिश इनकी खत्म किस तरफ हो रहे हैं, डिमिनिश टुवर्ड्स सेंटर। तो ऐसे ही पूछा जाता है स्टार शेक्स क्या होते हैं, स्टार्ट फ्रॉम सरकमफेरेंस एंड डिमिनिश टुवर्ड्स सेंटर, और हार्ट शेक क्या होता है, स्टार्ट फ्रॉम सेंटर एंड डिमिनिश टुवर्ड्स सरकमफेरेंस, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। फिर आता है एक रेडियल शेप्स, क्या आता है, रेडियल शेप्स। रेडियल शेप्स में क्या होता है, बहुत ही फाइन, न्यूमरस यानी कि बहुत ही ज्यादा, न्यूमरस फाइन क्रैक्स, न्यूमरस फाइन क्रैक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियल शेप्स। एक आता है ट्विस्टेड फाइबर, और जिसको हम लोग बोलते हैं वांडरिंग हार्ट्स भी बोलते हैं, ट्विस्टेड फाइबर या वांडरिंग हार्ट्स। अब क्या होगा कि बहुत तेज अगर हवा चल रही है तो पेड़ आपके क्या हो जाएगा, पेड़ के ऊपर जो रिंग्स होगी वो ऐसे दिखने लग जाएगी, यानी कि ऐसे मुड़ी हुई, पेड़ ऐसे मुड़ जाएगा कहीं से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड फाइबर्स बोलते हैं। फिर आता है अपसेट्स या रप्चर्स। अपसेट का मतलब क्या है कि पेड़ पे यहाँ पर कोई कंप्रेशन हो गया, क्या हो गया, कोई कंप्रेशन हो गया या डिप्रेशन आ गया, यानी कि दब गया, पेड़ को कहीं से दबा हुआ, मान लो पेड़ को वहां उस डायरेक्शन में ग्रोथ नहीं हो पा रहा तो बीच में से कहीं पे दबाव मिलेगा, या फिर हमने उस पर कोई प्रेशर लगा दिया है,
तो इंडिकेट वुड फाइबर्स विच आर इंजर्ड बाय क्रशिंग और कंप्रेशन, ठीक है। और एक होता है विंड क्रैक। विंड क्रैक में देखो लकड़ी काफी ज्यादा अलग हो रही है। स्टार शेक और विंड क्रैक्स एक जैसे होते हैं लगभग, लेकिन विंड क्रैक में थोड़ा जो होता है वाइडेंड क्रैक्स होते हैं। कैसे होते हैं? वाइडेंड क्रैक्स, लेकिन स्टार शेक्स में इतने वाइडेंड नहीं होते हैं। ये क्या होगा? सीजनिंग की वजह से होगा। बहुत ही ज्यादा तेज हवाएं चल रही है तो वहां पर पेड़ क्या हो जाता है, ऐसा खराब हो जाता है। फिर लास्ट आता है डिफेक्ट्स ड्यू टू सीजनिंग। डिफेक्ट्स ड्यू टू क्या आ रहा है? सीजनिंग। सबसे पहले बाव। बाव क्या आ रहा है? कर्वेचर ऑफ टिम्बर इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। जैसे ये मोबाइल है तो इसका ये वाला डायरेक्शन जो होगा लंबा वाला, ये लॉन्गिट्यूडनल है, और ये वाला छोटा वाला डायरेक्शन क्या है? ट्रांसफर डायरेक्शन। अगर ये मोबाइल ऐसा हो जाए, अब ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ऐसे हो जाए तो उसको बाउ बोलेंगे, और अगर इसका ट्रांसफर डायरेक्शन ऐसे हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? कप बोलेंगे। यानी कि इस डायरेक्शन में हो जाए तो कप, और इस डायरेक्शन में ये जो लंबी वाली उस डायरेक्शन में होगा तो उसको क्या बोलेंगे? बाउ। ट्विस्ट क्या बोलेंगे? एक किनारा ऐसे जा रहा है, दूसरा किनारा ऐसे जा रहा है, टेढ़ा हो गया। और ठीक है, केस हार्डनिंग क्या होता है? अनइक्वल ड्राइंग ऑफ द एक्सटीरियर सरफेस अंडर कंप्रेशन एंड इंटीरियर सरफेस अंडर टेंशन। यानी कि अगर थिकनेस बहुत ज्यादा है तो बाहर तो क्या होगा, मतलब दोनों तरफ से सूख तो रहा है, लेकिन बाहर से क्या हो रहा है? ज्यादा जल्दी से सूख रहा है, तो बाहर वाला क्या होगा? अंडर कंप्रेशन, और अंदर वाले को क्या रहा है? तू भी जल्दी सूख, तो अंदर वाला क्या आ रहा है? टेंशन में आ रहा है। बाहर वाले पे दबाव किस चीज का है? कि वो धीमे सूखे, लेकिन अंदर वाले पे दबाव किस चीज का? अब अंदर वाले पे दबाव ना होके क्या हो जाएगा? टेंशन हो गया कि यार मेरे को भी जल्दी सूखना है, बाहर वाला जल्दी सूख रहा है, मेरे को भी जल्दी सूखना है ताकि मालिक मेरे को काम में ले सके, ऐसा इसको टेंशन हो जाती है। तो अगर अंदर वाले पे टेंशन है तो उसको बोलेंगे केस हार्डनिंग, और बाहर वाले पे कंप्रेशन आ रहा है, अंदर वाले पे टेंशन आ रहा है, तो क्या होता है? केस हार्डनिंग। चेक क्या होता है? फाइबर्स सेपरेट आउट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। और वार्पिंग क्या हो जाता है? टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। अब ये देखो शेप्स कैसे, ये देखो ट्विस्ट ऐसा हो गया। बाउ देखो ये लंबे वाले डायरेक्शन में हो गया। कप में क्या होता है कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, और बाउ में क्या हो गया? लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। स्प्रिंग में देखो एक ऐसे बीच बीच में देखो टेढ़ा मेढ़ा हो गया। स्प्लिट में भी सेपरेट आउट, ये अलग अलग है। हनी कॉम्बिंग में भी ऐसे बीच बीच में कट्स लग जाते हैं। तो ये कुछ अलग अलग नाम है। उसके बाद लास्ट जो टॉपिक है अब है अपना वुड बेस्ड प्रोडक्ट, यानी कि लकड़ी से हम क्या क्या बना सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वुड बेस्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, अपने को तो टिम्बर ऐसे सिंपल मिला, अब उसके मतलब इनको कन्वर्ट करके कुछ नया बनाना, लकड़ी से टेबल वगैरह बनाना, वो चीजें नहीं है। टिम्बर विच इज प्रिपेयर्ड साइंटिफिकली, या फिर जिसको फैक्ट्री में बनाया जाए या किसी जिसको दिमाग लगा के बनाया जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वुड बेस्ड प्रोडक्ट। सबसे पहला आता है वीनर्स। वीनर्स क्या होता है? जो लकड़ी होती है ना उसको बहुत ही छोटी छोटी पतली शीट्स में, जैसे पेपर टाइप्स, उसको पतली थिन शीट्स और स्लाइसेस में कन्वर्ट कर दिया जाए ऑफ 0.4 to 6 mm, यानी कि बहुत ही ज्यादा पतली। ठीक है, उसको अब ये जनरली होती किसकी? सुपीरियर क्वालिटी वुड की होती है, वुड ऑफ सुपीरियर क्वालिटी, जो अच्छी क्वालिटी का होता है उससे। अब इसको ऐसा क्यों करते हैं? जो गंदी क्वालिटी का, जो लो क्वालिटी का होता है उसके ऊपर इसको चिपका देते हैं। किसको? वीनर को। तो वीनर को चिपकाने से क्या होगा कि लोगों को बाहर से क्या दिखेगा? वीनर दिखेगा, अच्छा दिखेगा, लेकिन अंदर तो क्या? घटिया। वही ऊंची दुकान फीके पकवान, अंदर से तो मामला खराब है, लेकिन बाहर लोगों को दिखाने के लिए क्या है? अच्छा अच्छा। लेकिन वही होता है ना, कुछ लोग बाहर तो खर्चा कर रहे होते हैं लोगों को दिखाने के लिए भाई रईस आदमी, लेकिन अंदर ही अंदर क्या होता है? उनके ऊपर लोन ही लोन लिए हुए होते हैं ऐसे लोग। तो वह विनर भी उसी क्वालिटी का। शोरूम में तो बहुत अच्छा माल है, दिखाने के लिए बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन गोदाम कुछ नहीं काम का, यानी कि गुण कुछ नहीं है, लेकिन दिखावटी है, मेकअप वेकअप करके चल रहे हो, ये वाली बात। तो ये वाला। तो इंडियन टिम्बर्स विच आर सुटेबल फॉर विनर्स कौन से हैं? यानी कि महोगनी, ओक, रोजवुड, सीसू या टीक। सीसू यानी कि शीशम या टीक, ये क्या होता है? सुपीरियर क्वालिटी के पेड़ होते हैं, डिसीडस ट्रीज होते हैं, इनके जनरली विनर्स बनाया जाता है। द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ शीट ऑफ विनर इज नोन एज विनरिंग। विनर्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस प्लाईवुड्स, बैटन बोर्ड्स एंड लेमिन बोर्ड्स। अलग अलग तरह इनमें काम में लिया जाता है। बस आपको ध्यान क्या रखना है? पतली पतली शीट्स बना देते हैं लकड़ी की, ताकि उनको किसी और के ऊपर चिपका दें और उसको अच्छा दिखा दें, तो उसको हम लोग बोलते हैं विनर्स। फिर आता है प्लाईवुड। प्लाईवुड क्या होता है कि ये जो विनर्स हमने करे तो इन्हीं विनर्स को आपस में जोड़ के जो नया बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्लाईवुड, सिर्फ और सिर्फ विनर्स। तो हम लोग जनरली ऑड नंबर ऑफ विनर्स लेते हैं। कैसे लेते हैं? ऑड नंबर ऑफ विनर्स लेंगे प्लाईवुड में, सिर्फ ऑड नंबर ऑफ। तो प्लाईवुड इज बोर्ड्स विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम थिन लेयर्स ऑफ वुड और विनर्स, 3 or more,
मिनिमम कितनी होगी प्लाईवुड में 3, और किस में होगी ऑड नंबर्स में, और 3 और मोर विनर्स इन ऑड नंबर्स आर प्रेस्ड यूजिंग एडेसिव, आपस में उनको दबा दिया जाएगा और चिपका दिया जाएगा। एडेसिव यानी कि फेविकोल जनरली उससे चिपका दिया जाता है। द प्लाईवुड आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस सच एज सीलिंग्स, डोर्स, फर्नीचर, पार्टीशन, पैनलिंग वॉल्स, पैकिंग केसेस, रेलवे, ये तो हमने देखा। थिकनेस जो होती है जनरली 6 से 25 mm के बीच में। अब ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो विनर्स होते हैं ना, अगर देखो हम लोग जनरली क्या करते हैं कि जो आपस में चिपकाते हैं वो ऐसे, एक में मान लो ग्रेन जो है, एक विनर के अंदर ग्रेन का डायरेक्शन ऐसा है, तो इसके ऊपर जो ग्रेन डायरेक्शन होगा ना, इसके ऊपर जो चिपकाएंगे उसका ग्रेन डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए, ऐसा, यानी कि एक दूसरे के 90 डिग्री, एक दूसरे क्या होगा 90 डिग्री। अब वापस कैसा चिपकाएंगे, वापस इस डायरेक्शन वाला, वापस इस डायरेक्शन, उसके बाद वापस उसके ऊपर इस डायरेक्शन वाला, यानी कि एक दूसरे के कैसे होंगे, कैसे होंगे एक दूसरे के ऑर्थोगोनल, या फिर क्या कह सकते हैं ऑर्थोगोनल और 90 डिग्री, या फिर एक दूसरे के 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे ग्रेन्स। अब इससे फायदा क्या हुआ, हमने एक चीज पढ़ी कि जो टिम्बर होता है उसके अलोंग द ग्रेन जो होता है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है इन कंपेरिजन टू अक्रॉस द ग्रेन। अब यहाँ तो हमको हर डायरेक्शन में अलोंग द ग्रेन ही मिल रहा है भाई, दोनों ही डायरेक्शन में अपने को अलोंग द ग्रेन मिल रहे हैं, आधे अक्रॉस मिलेंगे तो आधे अलोंग भी मिलेंगे, तो दोनों ही डायरेक्शन में क्या मिलेगी, स्ट्रेंथ जो मिलेगी यूनिफॉर्म। तो प्लाईवुड जो होता है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ और कंप्रेशन स्ट्रेंथ दोनों ही डायरेक्शन में क्या होती है, सेम होती है। ये चीज अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो आउटर मोस्ट जो विनर्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं फेसेस, ठीक है। और आउटर मोस्ट विनर में जैसा उसका क्या कहते हैं उनका, जैसे आउटर मोस्ट विनर जैसे ऐसे हैं, तो अब अंदर वाले जितने भी ऐसे होंगे ना, जिनके डायरेक्शन क्या होगा पैरेलल, यानी कि अगर ये ऐसे हैं तो अंदर वाले भी अगर ऐसे होंगे तो उनको बोलेंगे कोर या सेंटर। लेकिन अगर अंदर वाले ऐसे हो गए तो उनको क्या बोलेंगे, क्रॉस बैंड्स। बाहर वाले दोनों वालों को फेस बोलेंगे, और इसके सेम वाले जो होंगे उनको बोलेंगे कोर या सेंटर, और अगर ऐसे हो गए अंदर वाले तो उसको बोलेंगे क्रॉस बैंड्स। इट हैज गुड स्ट्रेंथ बोथ अलोंग एज वेल एज अक्रॉस द ग्रेन्स। इसका बेटर स्प्लिटिंग रेजिस्टेंस होता है। अब अगर ये तो 90 डिग्री की बात करी, अगर मैं 30 डिग्री या 60 डिग्री पे उनको अरेंज करूं तो उनको बोलेंगे स्टार प्लाईवुड, और अगर वो 45 डिग्री पे है तो उसको बोलेंगे डायगोनल प्लाईवुड। पूछा गया है एक बार कि 45 डिग्री पे होता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो डायगोनल प्लाईवुड, और अगर 40, 30 या 60 पे हो तो इसको स्टार प्लाईवुड, 90 डिग्री वाले को सिंपल प्लाईवुड बोलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है फाइबर बोर्ड। These are the rigid boards and they are also known as pressed wood और reconstructed wood। reconstructed wood का मतलब क्या, कि जो बुरादा होता है लकड़ी का उसी को आपस में चिपका के उसके ऊपर विनर्स चिपका के नया बनाते हैं। क्या करते हैं, बुरादा वगैरह जो वेस्ट होता है उसी वेस्ट को वापस काम में लिया जाता है और विनर चिपका दिया जाता है, तो उससे क्या हो जाता है, अच्छा बन जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं फाइबर बोर्ड। द थिकनेस वेरीज फ्रॉम 3 mm to 12 mm। दीज आर अवेलेबल, ये तो मार्केट में अवेलेबल इस लेंथ में। यूज क्या क्या है, फॉर इंटरनल फिनिश ऑफ रूम्स सच एज वॉल पैनलिंग, वॉल वगैरह पे, सस्पेंडेड सीलिंग्स वगैरह पे, टू कंस्ट्रक्ट फोम वर्क फॉर सीमेंट कंक्रीट, टू कंस्ट्रक्ट पार्टीशन के लिए, प्रिपेयर फ्लश डोर्स, टैप्स, टॉप्स ऑफ टेबल्स एक्सेट्रा, टू प्रोवाइड इंसुलेटिंग मटेरियल, टू वर्क एज अ पेविंग और फ्लोरिंग मटेरियल। ये आपको यूजेस तो सब पता है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो है टिम्बर्स देख लेते हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट पेड़ देख लेते हैं, उनके प्रॉपर्टी और उनके यूजेस। ये लास्ट स्लाइड है। तो इसके अलावा भी ऐसे नहीं कि इनके अलावा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं बबुल। बबुल यानी कि जो अपने देखा है जिसको हिंदी में बोलते हैं बाउंलिया, तो ठीक है। बबुल का सॉरी बबुल तो हिंदी नाम है, मैं मारवाड़ी बताता हूँ। तो बबुल जो होता है वो कैसा होता है, ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग, जिसके कांटे जो होते हैं बहुत ही लंबे लंबे, बहुत ही तीखे कांटे होते हैं, एकदम चुभ जाते हैं, बहुत शार्प होते हैं। तो मतलब लगभग अपने उंगली के बड़े जितने जितने बड़े होते हैं इसके कांटे, तो इससे थोड़ा बच के रहें। तो ड्यूरेबल एंड टफ होता है ये पेड़, और इससे हम लोग क्या बनाते हैं, व्हील्स ऑफ बुलक कार्ट्स। तो आपको अगर पूछ ले व्हील्स ऑफ बुलक कार्ट किसके बनाए जाते हैं, तो बबूल के पेड़ के। एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट मतलब कैसे हो गए, जो हम लोग काम में लेते हैं, कटिंग टूल्स वगैरह, या उनको एक्सकेवेशन के लिए जो उनके हैंडल्स होते हैं ना, वो जनरली किसके होते हैं, इनके होते हैं। जैसे टूल हैंडल्स या एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट जनरली हल वगैरह जो होते हैं बबूल के होते हैं। फिर आता है बेम्बू यानी कि बांस। बांस क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, आपको पता है, जैसे मोड़ना चाहो मुड़ जाता है, और बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, टूटता नहीं। तो हम लोग इसको काम में लेते हैं स्कैफोल्डिंग्स में, रूफ्स में, या टेम्पररी
ब्रिजेस में। फिर आता बेंटिक, बेंटिक से स्ट्रॉन्ग होता है काफी, तो इसको काम में लेते हैं बोर्ड कंस्ट्रक्शन। बी फॉर बेंटिक, बी फॉर बोर्ड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, बेंटिक का एक ही यूज है, बोर्ड कंस्ट्रक्शन, पूछा भी गया है। फिर आता है देवदार। देवदार जो है इनमें देखो सब जो है हार्डवुड को कैटेगरी का, लेकिन देवदार जो है ये है सॉफ्टवुड कैटेगरी का, लेकिन ये होता हार्डवुड है। कैटेगरी उसकी है, लेकिन यानी कि इसके मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज है कोनिफर ट्री से मैच होती है। सिर्फ एक प्रॉपर्टी जो है ये हार्डवुड है, लेकिन प्रॉपर्टी है सॉफ्टवुड। रेलवे कैरिजेस या पैकिंग बॉक्सेस में इसको काम में लिया जाता है। रेलवे कैरिजेस या पैकिंग बॉक्सेस में महोगनी, महोगनी का जो होता है सुपीरियर क्वालिटी होता है ड्यूरेबल अंडर वाटर, यानी पानी के अंदर भी अच्छी क्वालिटी होती है, तो फर्नीचर, कैबिनेट या ऑर्नामेंटल वर्क्स के लिए। मैंगो से जो होते हैं टॉयज बनते हैं, क्या होता है, क्योंकि ये अपना जो शेप होता है उसको मेंटेन अच्छे से करता है, इसलिए इसके टॉयज बनते हैं, या शिप बिल्डिंग या फिर पैकिंग बॉक्सेस। मलबरी स्पोर्ट्स का नाम आ जाए, क्रिकेट बैट हो गया, टेनिस रैकेट हो गया, हॉकी स्टिक हो गया, ये सब किसके बनते हैं, मलबरी के। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, टफ एंड इलास्टिक। टफ यानी कि इम्पैक्ट लोड, अब देखो क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बैट पे क्या होता है, इम्पैक्ट लोड आता है, तो इलास्टिक भी होना चाहिए, टफ भी होना चाहिए, तो स्पोर्ट्स वुड के लिए काम में लेते हैं मलबरी। पाइन जो होता है सॉफ्ट होता है, और किस में काम में लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैचेस, वो भी कौन सा, व्हाइट पाइन। व्हाइट पाइन जो होता है, तिल्लियां जो होती है, माचिस की तिल्ली जो होती है वो व्हाइट पाइन की बनी होती है। फिर रोजवुड या ब्लैकवुड, ये होता है स्ट्रॉन्ग, टफ एंड कोर्स ग्रेन, यानी कि जो इसके एनुअल रिंग्स होती है वाइडन होती है। फर्नीचर ऑफ सुपीरियर क्वालिटी या ऑर्नामेंटल वर्क्स के लिए सैंडल, अपना जो क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, चंदन, प्लीजेंट स्मेल, बहुत अच्छी खुशबू आती है, अपने को पता है। तो एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट, व्हील्स या मैलेट्स के लिए इसको काम में लिया जाता है। तो बबुल और सैंडल दोनों ही अपने काम में एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट्स में काम आते हैं। फिर आता है शीशम, स्ट्रॉन्ग होता है, टफ होता है, और बहुत ही अच्छी पॉलिश की जा सकती है इस पर। वैसे तो हार्ड होता है काफी, लेकिन पॉलिश इस पे बहुत ही अच्छी की जा सकती है। हाई क्लास फर्नीचर के लिए या डेकोरेटिव वर्क। और टीक जो होता है अपना फायर रेजिस्टेंट होता है, नॉट अटैक्ड बाय व्हाइट आंट्स। फायर रेजिस्टेंट और व्हाइट आंट्स से कौन सा रेजिस्टेंट पेड़ होता है पूछा जाए तो टीक याद रखना है, व्हाइट आंट से इस पे व्हाइट आंट अटैक नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये काम में लेते हैं सुपीरियर क्वालिटी। सुपीरियर क्वालिटी पूछे तो टीक, हाई क्वालिटी पूछे तो शीशम, साल भी पूछे तो भी सुपीरियर क्वालिटी, जो मैंने इसमें लिखा नहीं है साल, ऐसा। ठीक है, तो ये कुछ अपने इंपॉर्टेंट पेड़ थे। इसी के साथ अपने टिम्बर वाला लेक्चर खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू लाइक द वीडियो, और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा बताओ। थैंक यू। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.